नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन। देहरादून ट्रेन के बाथरूम में मिला शव। अमृतसर एक्सप्रेस में एक व्यक्ति का शव मिला है, तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां अमृतसर एक्सप्रेस के बाथरूम में एक व्यक्ति का शव मिला है। अमृतसर का निवासी है ये मृतक प्रभजीत सिंह। मसूरी के होटल में सेफ का काम करता था ये व्यक्ति। मृतक के पास से बरामद हुई हैं खाली सिरिंज दवाएं। देहरादून के रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां के अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन में के बाथरूम में एक व्यक्ति का शव मिला है। इस व्यक्ति का नाम प्रभजीत सिंह बताया जा रहा है, जो अमृतसर का निवासी है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने कल इसकी आधिकारिक घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जस्टिस घोष समेत बाकी सदस्यों के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल नियुक्त किया गया है। जस्टिस पिनाकी घोष देश के पहले लोकपाल हैं। आपको जानकारी दे देते हैं जस्टिस पिनाकी के बारे में। इनका जन्म 1952 में हुआ था, जो जस्टिस शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। 1997 में कोलकाता हाईकोर्ट में जज बने थे। 2012 में आंध्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश प्रोन्नति हुए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद से रिटायर हुए। जस्टिस पिनाकी घोष के अहम फैसले: शशिकला को सजा सुनाई थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा दी थी। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की करीबी थी शशिकला। जलीकट्ट और बैलगाड़ी जैसे परंपरा को पशु क्रूरता मान रोक लगाई। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में अहम फैसला दिया था। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह पर आरोप तय करने का आदेश दिया था। सरकारी विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश तय करने वाली बेंच के भी सदस्य रहे थे जस्टिस पिनाकी घोष। उस बेंच के सदस्य थे जिसने कहा राजीव गांधी के हत्यारों को राज्य सरकार माफी नहीं दे सकती। साथ ही उस संविधान पीठ के भी सदस्य थे जिसने अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन का फैसला पलटा था। और आपको बता देते हैं कि लोकपाल का काम क्या होता है। लोकपाल केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। लोकपाल सीबीआई समेत किसी भी जांच एजेंसी को आरोपों की जांच करने का आदेश दे सकेगा। इसकी जांच के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और सभी तरह के कर्मचारी आएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक प्रीतम सिंह के नाम पर टिहरी के लिए सहमति बन गई है। स्क्रीनिंग कमेटी ने प्रीतम का नाम तय कर दिया है, बस केंद्रीय चुनाव कमेटी की मोहर का इंतजार है। वहीं सूत्रों के मुताबिक अल्मोड़ा सीट पर प्रदीप टम्टा और पौड़ी सीट पर मनीष खंडूड़ी का नाम पहले ही तय हो गया है। ऐसे में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर पेच फंसा हुआ है। हरीश रावत दोनों जगहों पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि हरिद्वार में अम्बरीश कुमार और नैनीताल में महेंद्र पाल, दो अन्य नेताओं का नाम रेस में आगे बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक प्रीतम सिंह के नाम पर टिहरी के लिए सहमति बन गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है और मैं समझता हूँ शीघ्र ही जो है टिकटों का वितरण भी हो जाएगा। राहुल जी जो भी दिशा निर्देश देंगे, जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, कांग्रेस के तमाम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। प्रियंका जी जो है उत्तर प्रदेश में जो है बड़े जोर शोर से चुनाव अभियान में लगी हुई हैं, चुनाव प्रचार में कर रही हैं। और प्रियंका जी सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की बात क्यों कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर चुनाव प्रचार करेंगे। कोई इम्पैक्ट पड़ेगा आपके यहाँ? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से प्रियंका जी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश है और कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जन में ये है कि प्रियंका जी हमारे यहाँ है और आएंगी तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकूल प्रभाव जो चुनाव पर पड़ेगा। वहीं टिहरी सीट पर बीजेपी की बात करें तो चर्चा है कि माला राज्य लक्ष्मी का टिकट फाइनल हो गया है। वहीं पौड़ी से तीरथ सिंह रावत को हरी झंडी मिल गई है। ऐसे में इन दोनों नेताओं ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है और एक सहारा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के फ्रंट रनर तीरथ सिंह रावत आरएसएस पृष्ठभूमि के होने के साथ ही पार्टी संगठन में भी कई पदों पर रहे हैं। तीरथ सिंह एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर यूपी के जमाने में भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। राज्य की पहली अंतरिम सरकार में रावत शिक्षा मंत्री रहे। 2012 में विधायक निर्वाचित हुए और 2013 में तीरथ सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। तीरथ सिंह रावत टीम खंडूरी के रणनीतिकारों में से भी एक माने जाते हैं और इसीलिए वो खंडूरी की राजनीतिक विरासत पर मजबूती से अपना दावा ठोक रहे हैं। जनरल खंडूरी का पूरी तरह आशीर्वाद मुझको है, मेरे साथ उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है और उन्होंने पूरी तरह अपने को कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये कहा है कि जब तक रहूंगा तब तक भाजपा के साथ रहूंगा। टिहरी की बात करें तो यहाँ सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को 8 बार के सांसद अपने ससुर मानवेंद्र शाह से टिहरी सीट विरासत में मिली। 2012 के उपचुनाव से उन्होंने संसद में कदम रखा तो 2014 की वैतरणी भी वो पार कर गई। एक बार फिर चुनौती आन पड़ी है। अब वो कहती हैं कि सहारा बद्री विशाल का ही है। उन लोगों का आशा है और उन लोगों का प्यार है तो भगवान का इच्छा, बद्रीनाथ की इच्छा जो होगा अच्छा ही होगा, मैं यही सोच रही हूँ। समर शेष है, मैदान सज चुका है, सैनिक ताल ठोकने लगे हैं, जल्द सेनापति भी आमने सामने होंगे। वैसे चुनावी युद्ध तो बिना नियम कायदों के होता है, जो जीता वही सिकंदर। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से अजय भट्ट प्रत्याशी होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नैनीताल सीट पर अजय भट्ट टिकट की रेस में आगे निकल गए हैं और सूत्रों के मुताबिक भगत सिंह कोश्यारी के इनकार के बाद अजय भट्ट के नाम पर सहमति बन गई है। बस ऐलान होना बाकी है। यही नहीं, राज्य भर में चुनाव प्रचार के लिए भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है और इस वजह से ही अजय भट्ट का नाम और पुख्ता हो रहा है। अजय भट्ट फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये बड़ी खबर नैनीताल लोकसभा सीट से, जहां पर बीजेपी की तरफ से अजय भट्ट प्रत्याशी होंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। इस सीट पर भगत सिंह कोश्यारी का नाम आ रहा था, लेकिन उनके इनकार के बाद अब अजय भट्ट के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नैनीताल सीट पर चुनावी चुप्पी इस बार किस पार्टी के पक्ष में टूटेगी, इस पर सभी की निगाह है। इतिहास में वैसे तो ये सीट कांग्रेसी गढ़ के रूप में दर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नैनीताल का ये किला कांग्रेस का अभेद दुर्ग हो। बीजेपी इस किले में सेंधमारी करती रही है। यही वजह है कि इस बार भी मुकाबला कांटे का है। चुनावी नारों और वादों के बीच बीजेपी और कांग्रेस की नजर हमेशा से हाई प्रोफाइल रही नैनीताल लोकसभा सीट पर है। नैनीताल के पहाड़ और उधम सिंह नगर के मैदानों को मिलाकर बनी इस लोकसभा के इतिहास से जुड़े पन्नों को पलटें तो इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। अब तक के चुनाव में कांग्रेस को 12 बार तो बीजेपी को 3 बार जीत मिली और यही वजह है कि कांग्रेस को ये सीट अपनी दिख रही है। कांग्रेस की जीत निश्चित है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के 5 सीटें अवश्य उत्तराखंड में हम जीतेंगे, ये निश्चित। अब बीजेपी कांग्रेस को साल 1991, 98 और 2014 की याद दिला रही है, जब उसने नैनीताल में कांग्रेस का किला ढहा दिया था। निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पिछली बार भी 5 सीटें दी थी, इस बार भी हम 5 की 5 लोकसभा जीतकर आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब दोनों ही पार्टियां इतिहास के भरोसे भविष्य लिखने का दावा कर रही हैं, मगर फैसला तो जनता को ही करना है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार का 2 साल में शायद ही कोई दिन बीता हो जब जीरो टॉलरेंस का जिक्र न हुआ हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीरो टॉलरेंस की ना चर्चा हो रही है और ना ही भ्रष्टाचार का मुद्दा उठ रहा है। आखिर क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों हर तरफ लोकसभा चुनाव की चर्चा और शोर है, पर उस शोर में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी सरकार का हर मंत्री संतरी हर दिन करता था, लेकिन चुनाव के दौरान उस जीरो टॉलरेंस की बात क्यों नहीं हो रही और क्यों यह मुद्दा चुनाव में नहीं उठ रहा। ऐसे में बीजेपी की सरकार और संगठन दोनों का कहना है कि मुद्दा विपक्ष बनाता है और जब भ्रष्टाचार होगा ही नहीं तो जीरो टॉलरेंस मुद्दा कहां से बनेगा। जीरो टॉलरेंस का मुद्दा 5 साल पहले जो उठाया था, जीरो ही कर दिया है, उसे समाप्त हो गया लगभग। तो इसलिए जो नए मुद्दे हैं वो आते जा रहे हैं।
हम मुद्दा ही नहीं दे रहे ना किसी को। मुद्दा तो तब बनाएंगे जब हमारा फेलियर होगा। जब हमारा फेलियर नहीं है, हम उस फ्रंट पे 100% डिलीवर कर रहे हैं, तो मुद्दा कहां से बनेगा। बीजेपी ने गेंद विपक्ष के पाले में डाली तो कांग्रेस सरकार को कोस तो रही है, लेकिन मुद्दों के मामले में वो कहीं पीछे नजर आ रही है। बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी जीरो टॉलरेंस को इसलिए मुद्दा नहीं बनाएगी क्योंकि जीरो टॉलरेंस जो उन्होंने जुमला दिया था वो जुमला ही साबित हुआ, और राज्य की सरकार को मालूम है, बीजेपी को मालूम है कि मुंह की खानी पड़ेगी अगर उसको मुद्दा बनाएगा। बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर खुद की पीठ तो थपथपाना चाहती है, पर इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहती, और कांग्रेस जीरो टॉलरेंस को जुमला करार दे चुकी है। पर हैरानी इस बात की है कि कोई भी पार्टी खुलकर भ्रष्टाचार के मुद्दे की चर्चा लोकसभा चुनाव में नहीं करना चाहता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस इस समय संसाधनों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में सहयोग राशि जुटाने की जिम्मेदारी सभी जिलाध्यक्षों विधायकों को दी गई है। इसके लिए 28 जनवरी की तारीख तय थी, लेकिन आज तक ना तो इसको लेकर प्रदेश स्तर की कोई बैठक हुई और ना ही धरातल पर कांग्रेस इसको लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। किसी जिले ने सहयोग राशि जमा कराई भी है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सहयोग राशि के लिए जब कहा गया तो मैंने वहाँ जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे मैंने निवेदन किया, आग्रह किया, बल्कि मैंने यहाँ बैठक बुलाई, और उसके बाद उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया, या नहीं चाहते होंगे कि किशोर उपाध्याय से कोई योगदान ले वहाँ से। चुनाव को देखते हुए फिलहाल जो सहयोग निधि वाला मामला था उसको टाल दिया गया, क्योंकि इस समय सहयोग राशि से ज्यादा जरूरी है कि हम जनता के पास जाकर के जो बुनियादी सवाल है उन पर बात करके कांग्रेस के पक्ष में जनता का समर्थन जुटाएं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा अपने समीकरणों से राष्ट्रीय स्तर पर हॉट सीट हो गई है, लेकिन इसी पौड़ी का दूसरा पहलू ये भी है कि यहां मतदान कर्मचारी जिंदगी को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं। देखिए ये हैरान करने वाला सच। सड़ी गली छतें, खुली बिजली की लाइनें और जर्जर भवनों के बीच काम कर रहे कर्मचारी डर के साए में हैं। दशकों पुराने हो चुके भवनों में लंबे समय से काम कर रहे जिला निर्वाचन कार्यालय का स्टाफ कई बार हादसों का शिकार होते होते बचा है, लेकिन इन्हीं डरावनी परिस्थितियों में कई चुनाव निपटा चुके कर्मचारी एक बार फिर उन्हीं हालात में काम करने को मजबूर हैं। विगत कई वर्षों से इसकी स्थिति बहुत खस्ता हाल है। यहाँ के बरसात में जो अभिलेख होते हैं वो सारे पानी से गीले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक किसी भी जिलाधिकारी से लेकर निर्वाचन आयोग के जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं उन्होंने तक इसका ध्यान नहीं दिया है। सारी रेलिंग खुली है, शौचालय की वहाँ पे व्यवस्था ढंग से नहीं, वायरिंग खुली हुई है, तार लूज तार पड़े हुए हैं। कार्रवाई के डर से कर्मचारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सच आपके सामने है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के लिए ये समस्या गंभीर नहीं है। भवन से कौन लड़ सकता है उसके लिए तो 10 साल पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व में कर्मचारी जिंदगी दांव पर लगाए बैठे हैं, मगर हुक्मरानों को ये मजाक लगता है और इसीलिए तो खुद कुछ करने के बजाय मजबूर कर्मचारियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। चुनावों में नेता घर से निकलने से लेकर नामांकन पत्र खरीदने और कैंपेनिंग तक ज्योतिषी की सलाह से करते हैं। लिहाजा इन दिनों ज्योतिषी की भी खूब कमाई हो रही है। चुनावी माहौल में किसके सिर सजेगा ताज और कैसे मिलेगी संसद में एंट्री, इसे लेकर ग्रह नक्षत्रों की चाल पकड़ने के लिए नेता ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में। राजनेताओं का क्या है कि वो दिन में नहीं आते, अधिकांशतः रात में आते हैं और कुंडली दिखाते हैं, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, भाग्योदय कैसा है, और हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नॉमिनेशन किस दिन फाइल करना है। तो भारतीय मुहूर्त और ज्योतिष विज्ञान पर उनका पूर्ण विश्वास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चुनाव में ही नेता ज्योतिषियों की सलाह के लिए दौड़ पड़े हैं, बल्कि हर चुनाव में तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है, मगर जानकार भाग्य नहीं कर्म को जरूरी बताते हैं। नेताओं का ही होता है कि भाई चलो एक मनोवैज्ञानिक उनको लगता है कि स्ट्रेंथ मिल जाती है कि नहीं भाई मैं जीत जाऊंगा, अब मैंने पंडित जी को दक्षिणा दे दी है, या मैंने अंगूठी खरीद ली है, या मैंने हार पहन लिया है, या मैंने फलाना अनुष्ठान कर दिया, तो उससे साइकोलॉजिकली वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। होता ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जितना कर्म है उस हिसाब से उसको फल मिलता है।
अब सत्ता की चाबी जो ना करवाए। रात के अंधेरे में ज्योतिषियों के चक्कर, दिन में मठ मंदिरों में मत्था टेकना, लेकिन ये तो 16 आने सच है कि चक्कर कहीं के भी लगे, चुनावी बैतरणी तो जनता ही पार लगाएगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। बीते 13 सालों से लंबित पड़ा रुद्रप्रयाग का अगस्त्यमुनि ताली मोटर मार्ग को बनाने की मांग को लेकर करीब 2000 ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने डीएम मंगेश खिल्डियाल से मुलाकात कर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से 7 किलोमीटर लंबे अगस्त्यमुनि ताली मोटर मार्ग को वर्ष 2006 में नारायण दत्त तिवारी सरकार में वित्तीय स्वीकृति मिली थी। मोटर मार्ग को लेकर कई बार लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग सर्वे कर चुका है, लेकिन इससे काम आगे नहीं बढ़ पाया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है और 2006 से हम लोगों ने इसके लिए मांग की है और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस रोड को स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंदर स्वीकृत किया था और तब से आज तक ये रोड कभी वन विभाग में जा रही है, कभी पीडब्ल्यूडी में ये लटकते और आज अब ये निर्णय निकाला गया कि अगर ये रोड नहीं बनती है और प्रशासन और पीडब्ल्यूडी वन विभाग इसमें अगर ठीक से कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। स्वीकृति ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी पहले मिल चुकी थी और अभी तक इसमें फॉरेस्ट लैंड का केस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और इस वजह से सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं हो पाया है। तो इस संबंध में हमने पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी वार्ता की है और प्रभागीय वनाधिकारी को भी हम लोगों ने कल एक मीटिंग के लिए बुलाया है। इस प्रकार के जितने भी मामले इस बीच आ रहे हैं उन पे हम लोग संबंधित विभाग को निर्देशित भी कर रहे हैं। पहाड़ों में रंग भरी होली पूरे शबाब पर है। शहर से लेकर गांव तक लोग होली के खुमार में डूबे हैं। महिला और पुरुष होलियार खड़ी और बैठती होली का गायन कर रहे हैं। कई तरह के स्वांग और व्यंग से भी लोग होली का लुत्फ उठा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में जहां मोहल्लों में लोग टोलियां बनाकर होली गायन कर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक तरीके से 2 ताल, 3 ताल और 4 ताल की खड़ी होली का गायन हो रहा है। पहाड़ों में जो है पुरुषों के द्वारा खड़ी होली का आयोजन किया जाता है, वही महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर इस होली का आनंद लेती हैं। हर घर में और हर मोहल्ले में कई जगह सुबह से आज होली हो गई है। अभी हम भगवान बागनाथ जी के मंदिर में होली महिलाओं द्वारा होली गायन किया जा रहा है और यह हर्ष और उल्लास प्रेम का त्योहार। होली मस्ती और उमंग का त्योहार है। रामनगर में इन दिनों सल्ट की होली में संस्कृति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अमूमन होली में होली का गायन किया जाता है। कुमाऊं के कई क्षेत्रों में होली में झोड़ा चाचरी गाने का भी रिवाज है। वहीं इस होली में इन सब के साथ ही लोकगीत और लोक नृत्य भी देखने को मिलता है, जिससे ये होली अन्य होलियों से हटकर दिखाई देती है। होली पर भी सियासी रंग चढ़ा हुआ है। मोदी और राहुल गांधी की चुनावी लड़ाई इन दिनों होली के त्योहार की रंगत में भी देखने को मिल रही है। मोदी पिचकारी और मास्क से दुकानदार खूब कमाई कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी, विक्ट्री साइन के साथ मोदी पिचकारी, योगी और मोदी मास्क इन दिनों होली के त्योहार में खूब डिमांड में है। चुनावी मौसम है तो दुकानदार भी जनता की नब्ज टटोलते हुए सामान बेच रहे हैं। बस मास्क ही हैं और बाकी ये स्प्रे वगैरह हैं, क्योंकि जिस समय डिमांड ज़्यादा रहती है इस समय तो मोदी की ज़्यादा डिमांड है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इसकी, तो हमने यही रखा हुआ है। राहुल गांधी को नहीं रखा? उनकी डिमांड ही नहीं है कुछ अभी। मोदी जी की तो हमेशा से डिमांड ज्यादा रही है। इस बार पिचकारी के नाम से भी आई थी मोदी और योगी के नाम से, वो भी बहुत बिकी पिचकारी इस बार ना मार्केट में। तो होता है अब जैसे चुनावी है तो लोग रंग में जल खुलते हैं। अब एक हफ्ते बाद उसके बाद चुनाव आ जाएंगे तो इसलिए गुलाल भी इस बार खत्म हो गया मार्केट से, तो तेजी आई है। दिखने को बहुत अच्छा लगा है कि हमारा माल सारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। वैसे इन सब के बीच चाइना के साथ तल्ख रिश्तों का असर इंडियन मार्केट में कम दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि इंडियन मार्केट में ज्यादा एक्सपेरिमेंट न होने के चलते उन्हें मजबूरी में ये सामान खरीदना पड़ रहा है। अब ये है ना, चाइनीज माल बाजार में आना ही नहीं चाहिए, और आ रहा है तो हम लोगों को इस बात में जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये माल हमें नहीं खरीदना है ना। जब चाइना हमारे साथ इतना वो कर रहा है ना, तो हमें भी तो उनका बहिष्कार करना चाहिए ना। मौसम चुनावी है तो रंगों का त्योहार भी चुनावी हो चला है। इससे सियासी नफा नुकसान भले ही हो या ना हो, लेकिन कारोबारियों को मुनाफा जरूर हो रहा है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबरें दनादन मेरे साथ। नमस्कार।